नमस्कार दोस्तों। हिंदवी उत्सव के इस दूसरे सत्र कविता संध्या में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दिल्ली में मौसम ऐसा हो रहा है कि कल से थोड़ी बारिश हो रही है और एक हफ्ते से लग रहा है बारिश अब होगी तब होगी, और भविष्य में कभी हम इस शाम को जब याद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि दिल्ली की इस उमस भरी बारिश की शाम में हिंदवी ने हमें एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया जिसमें हम दिल्ली के बाहर और दिल्ली के अपने इन बड़े कवियों को सामने से सुन पा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, सामने से सुन पा रहे हैं। सामने से सुनना, देखना, बातचीत कर पाना बीते 2 सालों में ये सामान्य चीज़ें, ये आम सी चीज़ें इतनी दुर्लभ होने लगी हैं कि हमें लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि हम सामने से कवि को कविता पाठ करते हुए सुन रहे हैं। हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं आज। सबसे पहले मैं बताऊंगी नरेश जी, आप सब जानते हैं हमारे सबसे वरिष्ठ कवि हैं आज के नरेश सक्सेना जी। आलोक धनवा जी, जैसा कि बताया गया, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही वो 75वें वर्ष में 75वां जन्मदिन उनका अभी बीती 2 जुलाई को था, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ है दिनेश कुमार शुक्ल जी। अभी थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनसे हमें बहुत अच्छी कविताएं शाम को सुनने मिलेंगी। और गगन जी हैं हमारे साथ, जो बहुत मुश्किल से अपने एकांत को तोड़कर शहर की इस भीड़ भाड़ में आती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस शाम में गगन जी से, इस दिल्ली शहर में पढ़ते हुए रहते हुए 20 साल हो गए, 2002 से मैं हूँ और मैं पहली बार शायद सामने से गगन जी को सुनूंगी। ये कितना सुखद है, मैं बता नहीं सकती। और हमारे साथ है सविता जी, जो आज समकालीन कविता का एक प्रमुख स्वर हैं। जब इससे पहले सत्र में बात हो रही थी स्त्रियों की राजनीतिक कविता के बारे में, स्त्रियां समाज के बारे में क्या सोचती हैं, तो मुझे सविता सिंह की कई कविताएं एक के बाद एक याद आ रही थी और शुभा ने उनको कोट भी किया। तो और हमारे साथ है धीरेन्द्रनाथ तिवारी जी। आप सब धीरेन्द्रनाथ तिवारी जी से कम परिचित होंगे, लेकिन वो हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके बारे में कम जानते हैं। जिन कवियों के बारे में कम जाना जाता है, कई बार उनकी कविताएं मंच से हमें ऐसे अद्भुत रूप से चमत्कृत कर देती हैं। उसे सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ आप सबों के साथ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मुझे पता है कि आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मैं यहाँ बस एक माध्यम हूँ, एक कवि और दूसरे कवि के बीच में, और एक अंतराल हूँ शायद कि वो आएँ और अपनी कविता सुनाएं। लेकिन जब मुझे इसके संचालन का काम दिया गया या पूछा गया कि मैं करूँगी संचालन, तो मैं देर तक सोचती रही कि आखिर कविता में ये बात ही क्या है कि हम पढ़ी हुई कविताओं को बार बार पढ़ते हैं और सुनी हुई कविताओं को फिर सुनना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बात है? क्या कविता में शब्दों का संगीत ऐसा है जो हमारे आत्मा का ताप हर लेता है? हमें दुख की बेला में कविता याद आती है, कभी कभी वो हमारा हाथ थाम कर हमें मनुष्यतर बना देती है, कभी हमारे अंदर किसी क्षुद्रता को मार डालती है और कभी हमें किसी बड़े कार्य के लिए प्रोत्साहित कर देती है। क्या बात है कविता में कि हम जो अपने अध्यापकों के बारे में, अपने प्राध्यापकों के बारे में, जैसे मैं नामवर सिंह के बारे में सुना करती थी कि जब उनकी कक्षाएं होती थी तो ऐसी भीड़ लग जाती थी कि कहीं के भी कोई विद्यार्थी आकर बैठ जाते थे, खिड़कियों से झांक कर सुनते थे। तो आज मुझे इस सभागार को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं कविता को सुनने के लिए। तो आपके और कविता के बीच में मैं नहीं आऊँगी, और जैसा कि मैंने कहा कि दिनेश जी की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं सबसे पहले उनको बुलाऊँगी। तो दिनेश जी के कवि व्यक्तित्व से हमारा परिचय हुआ जब एमए के दिनों में इनको पहली बार सुना साउथ कैंपस में। क्या अद्भुत पाठ किया था दिनेश जी ने। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है तो वैसा पाठ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि अपने प्रमुख काव्य संग्रहों समय चक्र, कवि तो खुले कपाट, नया अनहद, कथा कहो कविता, ललमुनिया की दुनिया, समुद्र में नहीं, अब
आदि से कुछ कविताएं सुनाने के साथ जाग मच्छंदर कविता हमें ज़रूर सुनाएंगे। दिनेश जी के साथ जैसे जाग मच्छंदर का पर्याय हो गया वो। जाग मच्छंदर कविता के बारे में एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बताऊंगी। जैसा दिनेश जी ने कहा कि आप सब जानते होंगे कि मच्छंदर नाथ जो थे वो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ जो प्रमुख नाथपंथी हम जिनको जानते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनके गुरु थे। एक बार वो मोह पाश में आ गए। अब मैं उस कथा में नहीं जाऊंगी क्योंकि उस मोह पाश की कथा के कई माने हैं और उसमें जो बात है वो बहुत स्त्री विरोधी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उस किंवदंती वाली कथा का समर्थन करती हूँ, लेकिन हाँ, वो मोह पाश में आ गए, चाहे जिस भी मोह पाश में हो। तो गोरखनाथ ने उनको जगाने के लिए जो राग छेड़ा, वो एक तरह से दिनेश जी का मानना है और हम सब जानते हैं कि आप दीपो भव या आत्म उद्बोधन की कविता है, अपने आप को जगाने की कविता है। और जागरण की कविता से अच्छी कौन सी शुरुआत होगी आज? दिनेश कुमार शुक्ल जी। नमस्कार मित्रों, आदरणीय नरेश जी, धन्यवाद जी, सारे मंच पर उपस्थित कवियों को नमस्कार है। ये कविता मेरे बहुत परम प्रिय मित्र गोरख पांडे जी की स्मृति को समर्पित है। और सुदीप्ति जी ने जैसा कि कहा, ये एक बहुत आध्यात्मिक कविता उन अर्थों में भी है कि आत्म उद्बोधन की कविता है। अपो दीप आप भव, आपे गुरु आपे चेला, तमाम बहुत से। तो शुरू करता हूँ। जाग मेरे मन मछंदर, जाग मेरे मन मछंदर, रमी है धूमि सुलगती आग मेरे मन मछंदर, जाग मेरे मन मछंदर, जाग मेरे मन मछंदर, रमी है धूनी सुलगती आग मेरे मन मछंदर। किंतु मन की तलहटी में बहुत गहरी और अंधेरी खाइयां हैं, किंतु मन की तलहटी में बहुत गहरी और अंधेरी खाइयां हैं। रह चुकी जो डायनासर का बसेरा वो भयानक कंदराएं हैं, रह चुकी जो डायनासर का बसेरा वो भयानक कंदराएं हैं। कंदराओं में भरे कंकाल मेरे मन मछंदर, रेंगते भ्रम के भयानक व्याल मेरे मन मछंदर, जाग मेरे मन मछंदर, जाग मेरे मन मछंदर। क्षुद्रता के और भ्रम के, क्षुद्रता के और भ्रम के इस भयानक नाग का फन ताग तो फिर से मछंदर, जाग मेरे मन मछंदर। सूखते हैं खेत भरती रेत, सूखते हैं खेत भरती रेत, जीवन हुआ निर्जल, सूखते हैं खेत भरती रेत, जीवन हुआ निर्जल। किंतु फिर भी बह रहा कलकल, क्षीण सी जलधार लेकर, क्षीण सी जलधार लेकर, प्यार और दुलार लेकर, एक झरना फूटता मन में मछंदर, सजल जीवन के लिए अनुराग भर कर, जाग मेरे मन मछंदर। सूखते हैं खेत, सूखते हैं खेत भरती रेत, जीवन हुआ निर्जल, किंतु फिर भी बह रहा कलकल, क्षीण सी जलधार लेकर, प्यार और दुलार लेकर, एक झरना फूटता मन में मछंदर, सजल जीवन के लिए अनुराग भरकर, जाग मेरे मन मछंदर। रमी है धूनी सुलगती आग मेरे मछंदर, रमी। भरा है सागर मेरे मन, भरा है सागर मेरे मन, जहाँ से उठकर मघा के मेघ छाते हैं। भरा है सागर मेरे मन, भरा है सागर मेरे मन, जहाँ से उठकर मघा के मेघ छाते हैं, और मन के गगन में घिर गरजते हैं घन मछंदर, सृष्टि का उल्लास बनकर, जाग मेरे मन मछंदर। रमी है धूनी सुलगती आग मेरे मन मछंदर। सो रहा संसार, सो रहा संसार, सो रहा संसार, पूंजी का विकट भ्रमजाल,
किंतु फिर भी सर्जना के एक छोटे से नगर में जागता है एक नुक्कड़, जागता है एक नुक्कड़, किंतु फिर भी सर्जना के एक छोटे से नगर में, किंतु फिर भी सर्जना के एक छोटे से नगर में जागता है एक नुक्कड़। चिटकती चिंगारियाँ उठता धुआं है, चिटकती चिंगारियाँ उठता धुआं है, सुलगता है एक लक्कड़। तिल मिलाते आज भी कुछ लोग सुनकर देखकर अन्याय, और लड़ने के लिए अब भी बनाते मन मछंदर, फिर नए संघर्ष का उन्वान लेकर जाग मेरे मन मछंदर, रमी है धूनी सुलगती है। मन मछंदर बिन बिक रहे मन, बिक रहे तन, देश बिकते दृष्टि बिकती, $1 पर समूची सृष्टि बिकती। बिक रहे मन, बिक रहे तन, देश बिकते दृष्टि बिकती, $1 पर समूची सृष्टि बिकती। और राजा ने लगाया फिर हमें नीलाम पर, 1 कौड़ी दाम पर, लो बिक रहा जनगण मछंदर, रमी है धूनी सुलगती याद। मुक्ति का परचम उठाकर जाग मेरे मन मछंदर, रमी है धूनी सुलगती आग मेरे मन मछंदर। गीत बिकते गान बिकते, मानव अभिमान बिकते, हर्ष और विषाद बिकते, नाद और निनाद बिकते। गीत बिकते गान बिकते, मानव अभिमान बिकते, हर्ष और विषाद बिकते, नाद और निनाद बिकते। बिक रही हैं कल्पनाएं, बिक रही हैं भावनाएं, बिक रही हैं कल्पनाएं, बिक रही हैं भावनाएं, और अपने बिक रहे हैं और सपने बिक रहे हैं, और अपने बिक रहे हैं और सपने बिक रहे हैं। बिक रहे बाजार की खिल्ली उड़ाता, बिक रहे बाजार के तंबू उड़ाता, आ गया गोरख लिए 9 गीत अपने सुन मचंदर। गोरख के 9 गीत हैं और उनमें सब बहुत ही लोकप्रिय हैं और जानने वाले उनको शायद जानते ही हैं। आ गया गोरख लिए 9 गीत अपने सुन मछंदर, रमी है धूनी सुलगती आग मेरे मन मछंदर। सो रहे संसार में नवजागरण का ज्वार लेकर, कांप रचना के प्रबल उन्माद में थर थर मछंदर। सो रहे संसार में नवजागरण का ज्वार लेकर, कांप रचना के प्रबल उन्माद में थर थर मछंदर। फिर चरम बलिदान का उद्दाम निर्झर बन मछंदर, रमी है। जाग जन जन में मछंदर, जाग जन जन में मछंदर, जाग कण कण में मछंदर, रमी है धूनी सुलगती आग मेरे मन मछंदर। कविता ही दुख की बोली है, कविता ही दुख की बोली है। मुझको तब भी ये लगता था कविता ही दुख की बोली है। कागज की नावों के जैसे यद्यपि छोटे छोटे सुख थे, कागज की नावों के जैसे यद्यपि छोटे छोटे सुख थे, दुख का भवसागर अपार था। कागज की नावों के जैसे यद्यपि छोटे छोटे सुख थे, दुख का भवसागर अपार था। लेकिन थी एक जगह घर में जो अभी तक नहीं डूबी थी, लेकिन थी एक जगह घर में जो अभी तक नहीं डूबी थी। उस जगह थकी दीवारों के जीवट की आहट आती थी, उस जगह थकी दीवारों के जीवट की आहट आती थी। उस ठौर कभी झपकी लेने के लिए समय भी आता था, उस जगह कभी झपकी लेने के लिए समय भी आता था। और धरती तो अक्सर आती थी, धरती तो अक्सर आती थी पानी पीकर सुस्ताने को, वो जगह अभी तक। धरती तो अक्सर आती थी पानी पीकर सुस्ताने को, और जब कभी अकेले में आकर बादल भी लोट लगाते थे। और इतनी ऊंची वो जगह हमारे घर की यही दुछत्ती थी, इतनी ऊंची वो जगह हमारे घर की यही दुछत्ती थी, जिसमें थे 4 झरोखे जो सीधे आत्मा में खुलते थे, जिसमें थे 4 झरोखे जो सीधे आत्मा में खुलते थे।
और उस अंधकार में डूब डूब सारी दुनिया, जब 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 अंधकार में डूब डूब सारी दुनिया सो जाती थी, तब इन्हीं झरोखों से होकर पानी की चादर ओढ़ ओढ़ मिट्टी की खुशबू आती थी। पावस की आंखें अक्कासी नीलम की तरह चमकती थी। पावस की आंखें अक्कासी नीलम की तरह चमकती थीं। फिर उन्हीं झरोखों से होकर धरती की मज्जा से बोझिल बैताल पचीसी के वितान के टुकड़े उड़ते आते थे। फिर उन्हीं झरोखों से होकर धरती की मज्जा से बोझिल बैताल पचीसी के वितान के टुकड़े उड़ते आते थे और ताजे अखबारी कागज़ की खुशबू में उलझी उलझी सी अद्भुत ध्वनियाँ भी आती थीं, अद्भुत ध्वनियाँ भी आती थीं। दानांग लुमुम्बा होचिमिन, दानांग लुमुम्बा होचिमिन। पश्चिम से उठती थी आंधी, पूरब से बादल आते थे। पश्चिम से उठती थी आंधी, पूरब से बादल आते थे। फिर बूंद बूंद आंसू बनकर ये सब घुलता अंतर्जल में ये अजब दुछत्ती थी जिसमें रहती भाषा की धूप छाँव। ये अजब दुछत्ती थी जिसमें रहती भाषा की धूप छाँव। कुछ फटे पुराने कागज़ थे, कुछ जंग लगी आवाज़ें थीं। सपनों के थे कुछ बीज वहाँ जिनमें अंकुर भी आते थे। सपनों के थे कुछ बीज वहाँ जिनमें अंकुर भी आते थे। सपनों के थे कुछ बीज वहाँ जिनमें अंकुर भी आते थे। और रहती थी इसी दुछत्ती में उन दिनों छिपी भाषा की लय, जो भाषा को रक्तिम प्रकाश से कभी कभी भर देती थी। रहती थी उन्हीं दिनों, रहती थी उन दिनों छिपी कविता की लय, जो भाषा को रक्तिम प्रकाश से कभी कभी भर देती थी। मुझसे झींगुर से और थकी दीवारों से कविता की लय तब आ कर टकराती थी, तब आ कर टकराती थी। मुझसे झींगुर से और थकी दीवारों से कविता की लय तब आ कर टकराती थी। कविता ने ही हमें बताया भेद दुख का, कविता ने ही हमें बताया भेद दुख का। इस अपार की भी सीमा है, यह अथाह भी अतल नहीं है। इस अनादि का आदि अंत है, इस अनंत का कहीं अपरिमित अप्रमेय अज्ञेय कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। जो हमारे वक्त के बाद एक वक्त आया है जिसमें परफॉर्मेंस पोएट्री नाम की चीज़ बहुत लोकप्रिय हो रही है। मुझे लगता है कि आप अपने आप में परफॉर्मेंस पोएट्री की एक स्कूल हैं और आपको जो नाद निनाद आरोह अवरोह इसकी पूरी शिक्षा आपसे लेनी चाहिए और इसका संरक्षण भी हमें करना चाहिए। जिस कविता को सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो पाठ का कमाल है, उन शब्दों का कमाल है। जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ नहीं जानती थी, मेरी आँखों में असंख्य जुगनुओं का प्रकाश जगमगा रहा था। इन पंक्तियों को लिखने वाली सविता सिंह हमारे समय की महत्वपूर्ण कवि हैं। अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी। स्वप्न समय के बाद 2021 में आपका चौथा काव्य संग्रह खोई चीज़ों का शोक प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषाओं के साथ द्विभाषिक संग्रह विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संचयनों में प्रकाशन के साथ हम इस समय में आपकी रचनाशीलता का एक उत्स देख रहे हैं। भारतीय भाषाओं में भी आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। आप हिंदी अकादमी, रजा फाउंडेशन के साथ साथ यूनिस डिसूजा अवार्ड से भी सम्मानित हैं। हाल में ही आपकी फ्रेंच में किताब आई है जे स्त्री मेजू दे एथियोल शीर्षक से, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि स्त्री दर्पण के संपादन का काम भी आपने स्वीकारा है, जो आप अपने व्यस्त जीवन से भी समय निकालकर स्त्री रचनाशीलता के लिए एक खुश खबर है ये। तो मैं अब बुलाती हूँ सविता सिंह जी को काव्य पाठ करने के लिए। आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
आज यहाँ मेरे बहुत प्रिय कवि मौजूद हैं। गगन गिल को तो मेरी एक कविता ही समर्पित है जिसको मैं आज पढ़ूंगी, और आलोक जी, दिनेश जी, नरेश जी, धीरेन्द्र जी, सबों की कविताओं को मैंने बहुत पढ़ा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। मैं अपनी कविता का जो मेरा समय उसमें से निकाल के थोड़ी बात मैं करना ज़रूरी समझती हूँ। स्त्री कविता पर बोलना शायद आसान नहीं है। इसकी वजह से ही जिन लोगों को बोलने के लिए कहा गया उन्होंने उसका विस्तार नहीं किया। शायद ये अभी समय हुआ नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं तो दुस्साहस कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं चीज़ों को बता रही हूँ, चिन्हित कर रही हूँ। अभी जो आप सुनेंगे कविताएं, ये खालिश स्त्री की कविताएं हैं। ये स्त्री की आवाज़ है, इसको आप समझें। इसमें कहीं से राजनीति गायब नहीं है, इसमें कहीं से कल्पना पुरानी नहीं है। जैसा शुभा जी ने कहा कि कोई एक पुराना पत्थर है या कोई चीज़ है जो अटकी हुई है, उसको निकालने का काम, उसको हटाने का काम स्त्री कविता कर रही है। और वो इस व्यवस्था में अपनी जगह नहीं बनाना चाहती, वो इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें स्त्रीवाद की भी जगह नहीं होगी, जिसमें सबके लिए जगह होगी। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, स्त्री पुरुष। कहीं किसी जगह मेरा ख्याल है कि समालोचन पे 11 कविताएं जब मेरी शाया हुई तो उसके साथ एक टिप्पणी लिखनी थी। तो उसमें मैंने जो कल्पना कर सकती हूँ मैंने कहा, उसमें लिखा है कि वो अभी हम जिस दरिया को पार कर रहे हैं, एक समय आएगा जब उसमें रहने वाले मगरमच्छ भी अपनी प्रकृति बदल चुके होंगे। तो एक ऐसे समय की कल्पना हम कर रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं। ये बड़े ही मुश्किल काम है। इसमें तिरस्कार, इसमें अवहेलना, इसमें बहुत कुछ शामिल है। हो सकता है, लेकिन जब हम जान रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर क्या गम। तो यानी कि जो स्त्री कविता है, मैं बिल्कुल एक सेंटेंस में कहना चाहती हूँ, जो स्त्री कविता है वह उसी पत्थर को, उसी पत्थर को, वही उसी चीज़ को वो हटाना चाहती है और उससे अभी वो लड़ रही है। ये लड़ती हुई कविताएं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझे सुदीप्ति ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग हैं और हो सकता है कि मेरी पुरानी कविताओं से वो परिचित नहीं हूँ। तो मेरी एक प्रसिद्ध कविता है, मैं किसकी औरत हूँ, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने विशेष आग्रह किया है। हालांकि ये कविता कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, तो मैं पहले उसको पढ़ देती हूँ, 1-2 पुरानी कविताएं। उसके बाद मैं नई कविता आपको, अपनी कुछ नई कविताएं सुनाऊंगी। ये कविता है, मैं किसकी औरत हूँ। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सभी कुछ, मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ,
अपने होने के हक से लकदक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुख के 1-2 और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और 2-4। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए फिर होश आशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम। लेकिन वह हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र है और इसकी लहरें, हवा यह और इसमें प्रकृति और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर पूर्णतया अपनी। एक दूसरी उसी संग्रह, अपने जैसे जीवन संग्रह की एक कविता है। बहुत कुछ स्त्री और उसके घर और उसके देश को लेके बहुत बड़ा विमर्श दुनिया में चला है, और ये जो होमलेसनेस है ये पितृसत्ता का दिया हुआ है। उसी की एक कविता है विमला की यात्रा। उसे जाना है आज शाम 4 बजे रेलगाड़ी से, जाना है पति के घर से इस बार पिता के घर। एक घर से दूसरे घर जाते हैं वही, नहीं होता जिनका अपना कोई घर। 12 साल की उम्र में विमला ब्याह दी गई। जब वह गई पति के घर पहली बार, उस घर को उसने बनाया अपना, लीप पोत कर चमकाया उसे, कूट पीस कर हमेशा इकट्ठा किया और रखा साल भर का अनाज। धोए सबके पांव, सिले सबके उघड़े फटे कपड़े, कहते हैं पति का घर होता है पत्नी का घर। इस बार लेकिन विमला को जाना है दुख की ऐसी यात्रा पर, जिसके पार उतर जीवन स्वयं अपने पार उतरता है। दुख से मिल दुख किसी उजाड़ में जा भटकता है। पति की मृत्यु के बाद औरत का जैसे संसार बदलता है। सुबह से ही ठीक कर रही विमला अपने कपड़े, संभाल रही है कसीदाकारी के लकड़ी वाले फ्रेम, रेशम के आधे अधूरे धागे, आधे अधूरे उलझे सुलझे धागे। ये कपड़े जिन पर काढ़ रखे हैं उसने, वे फूल जिन्हें प्रकृति भी नहीं खिलाती, वे फूल जो अमर होते हैं और सिर्फ स्त्री के हृदय में खिलते हैं, या फिर बिमला के लिए चुपचाप उसके गुमसुम संसार में। पति की मृत्यु के बाद आज शाम 4 बजे बिमला जा रही है अपने पिता के संग कुछ दिनों के लिए बहलाने मन। वह जा रही है रेलगाड़ी से एक ऐसी यात्रा पर जिसमें कहीं नहीं आता उसका अपना घर। मन ही मन इसलिए वह मनाती है, हे ईश्वर, हो इस जीवन में ऐसी यात्राएं अब कम, हो मेरा एक जीवन, एक अपना घर, जैसे है मेरी एक आत्मा। ये बहुत समय तक मैं विदेशों में रही। यहाँ पर बड़ी भ्रांति है कि वहाँ की स्त्रियाँ स्वतंत्र हैं, या कुछ जाने क्या सोचते हैं, एक तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन है। लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा। ये कविता है रूथ का सपना। ये मॉन्ट्रियल में रहते हुए मैंने ये कविताएं लिखी जब मैं गिल यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी कर रही थी। एक पूरी सीरीज़ मैंने लिखी है, उसमें से एक या दो सुनाती हूँ आप लोगों को। रूथ का सपना। रूथ ने देखा एक सपना, उसने देखे थे ऐसे कई सपने। तब उसके साथ थे उसके दूसरे प्रेमी। इस बार वह बिस्तर में अकेली थी और शहर भी दूसरा था। इस बार आधी रात से ही बर्फ़ गिरने लगी थी और उसके घर के बाहर सुबह सुबह प्रेमियों का एक जोड़ा झगड़कर अलग हुआ था। रूथ का सपना मामूली सपना नहीं था। उसने देखा था एक घने पेड़ के नीचे बैठे एक दार्शनिक संत को, जो उसे समझा रहा था अस्तित्व के मानी। उसने उसे बताया भाषा ही समस्त संसार है। उसने उसे बताया भाषा ही समस्त संसार है और उसमें ही एकांत और प्रेम दोनों संभव है। रूथ भ्रमित थी। रूथ भ्रमित थी क्योंकि वह तो भाषा में ही थी सदा से, लेकिन उसे प्रेम के बदले प्रेम कभी नहीं मिला। और उसका एकांत भरा पड़ा था पिता की यातना और माँ की भीरुता से।
यदा कदा उसमें टहलते हुए आए थे कुछ प्रेमी जो छोड़ गए थे पीछे सिर्फ अपने बिस्तर। रूथ देखना चाहती है कई बार बस यही सपना, ताकि वह समझे भाषा में झिलमिलाते अकेलेपन की गरिमा को कैसे पाया जाए, कि इस बर्फ़ के शहर में कैसे जिया जाए। अगर मुझे 2-3 मिनट ज़्यादा दोगी सुदीप्ति तो मैं एक और ऐसी कविता सुनाऊँ। ठीक है, एक और सुना सकती हैं बस। तो तब क्या करें? तब तो मैं ओके एनीवे अपनी एक जिसको शुद्ध रूप से राजनीतिक कविता कह सकते हैं वो सुना देती हूँ। जहाँ मेरा देश था। कुछ दिनों पहले जहाँ एक राह थी अब वहाँ एक दीवार है। थी जहाँ हमारी इच्छाएं वहाँ लालच है सिर्फ। कामना थी जहाँ लहराती वासना है। जहाँ खुशी थी दुख की गजन छाया है। जहाँ सारा साहस था वहाँ गज़ब की लाचारी है। जहाँ मेरा देश था अब वहाँ एक बाज़ार है। वहाँ उस पेड़ पर बैठा पखेरू जैसा दिखता है जो वह असल में कुछ और है। रंगीन आँखों वाली मछली जल में तैरती दरअसल युद्ध में काम आने वाला एक मारक यंत्र है। पड़ोस में रहने वाले सामान्य से दिखते लोग खतरनाक गुप्तचर हैं हमारा नाम पता बटोरते। दफ्तर में कोने में बैठने वाला क्लर्क करता है आजकल अपनी हैसियत से बड़ा काम। वो कर रहा है मारे जाने वालों के नाम। वो कर रहा है दर्ज मारे जाने वालों के नाम। मेरा प्रतिनिधित्व करती दिखती सरकार मेरी नहीं। मेरा देश हथिया चुका है कोई और देश। हद है जो कुछ जैसा दिखता है वह वैसा नहीं अब। जहाँ जो कुछ था वहाँ नहीं अब। शुक्रिया। मुझे शुरू से ही पता था कि ये जो स्टॉप वॉच का काम है वो बहुत ऐसा ही है और आप सब भी और सुनना चाहते हैं और हम सब भी, लेकिन अब हमारे पास जो समय है तो मुझे ये अरुचिकर काम भी करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि जो मैं तैयारी करके आई हूँ उसमें कम से कम बोलूँ, तो मैं अपनी तरफ से बहुत कम बोलूँगी। मुझे भी वो दर्शकों में बैठकर वो संचालक बहुत ख़राब लगते थे जो बहुत वक्त ले लिया करते थे। तो धीरेन जी जो हैं वो देहरादून में अध्यापन का काम करते हैं। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। खुद को मुक्तिबोध का विद्यार्थी मानते हैं। मुक्तिबोध और शमशेर की परंपरा में अपने आप को मानते हैं, देखते हैं। और वसुधा, दिनमान, अभिप्राय, उन्नयन में उनकी कविताएं छपती रही हैं। जहाँ तक मैंने सुना है उनकी पानी कविता और उसका पाठ बहुत ही चर्चित है। तो मैं मंच पर धीरेन जी को आमंत्रित करूंगी बहुत वक्त न लेते हुए। जब तक वो आ रहे हैं मैं बता रही हूँ कि वो गज़ल भी लिखते हैं आदम तखल्लुस से। और धीरेन जी आइए। मैं एक अपरिचित कवि हूँ और मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं बहुत बड़े कवि हैं और इनके बगल में बैठना मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गगन गिल जी, सविता जी और आलोक धनवा जी, ये तो हिंदी की धनुष है। हम लोग को जहाँ ज़रूरत पड़ती है नरेश सक्सेना जी, दिनेश शुक्ल जी, जिनको देखने का पहली बार अवसर मिला मुझे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक छुपे हुए बीजों के अंकुर जो दिनेश जी की कविता में दिखाई दिए। सजग सुप्त अंकुर बादल राग के, उर्मे पृथ्वी के, वो मुझे इन बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। एक कविता लिखने के बाद वैसे भी एक कवि ख़त्म हो जाता है, दूसरा कवि आता है दूसरी कविता लिखने के लिए। ये इन बच्चों को मैं खूब पहचानता हूँ। ये हमारे सपनों में आते हैं, इन्हीं से हमारे सपने हैं, इन्हीं के लिए हमने सपने देखे और ये इस देश का सपना है, विश्व का सपना है।
समानता के स्वप्न इन्हीं की आंखों से अब हम देख पाएंगे। हम लौट रहे हैं, हम मनुष्यता से लौट रहे हैं। मनुष्यता खुद अपनी प्यास से उलट रही है, हम कहीं और जा रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो मनुष्यता थी वो भी कोई ऐसी असंदिग्ध मनुष्यता नहीं थी। वर्णानुक्रम वाली वर्णाश्रमी मनुष्यता। ब्राह्मण को पता ही नहीं चलता था कि वो मानवतावादी होते हुए भी कितना घिनौना आदमी है, वो कितना घृणित आदमी है। और बहुत से ब्राह्मण तो मानवतावादी तो ज़्यादातर ब्राह्मण ही हुए हैं, क्योंकि महापुरुष हुए हैं ना ज़्यादातर। सबसे पहले हम कोरोना वायरस को याद करेंगे, और जब मैं कहूँगा कोरोना वायरस तो उसको कोरोना वायरस ही समझिएगा आप लोग। अफवाह की तेजी से फैलता एक परजीवी, एक नाजी पर्यटक, एक संक्रामक सेलिब्रिटी, एक बेइरादा कातिल, एक अनाहूत हड़कंप, सर्वत्र उपस्थित प्रतिब्रह्म, एक ढीठ भुनगा, बिलाखिर कुदरत का हरकारा, एक फिनामिना, निजी संसार की संकल्पना का एक वायरस, सामूहिकता के विचार पर कोई बुरी नज़र, किसी से मिलना लोमहर्षक, हाथ में लेना कोई हाथ संभावित मृत्यु, अपने साफ सुथरे हाथ धोते रहने की फिक्र दिन रात, खुद को गुनहगार समझने की किसी सूफी रवायत की तरह। सूफी अपने को गुनहगार कहते हैं बहुत इज्जत से। डर का साइको वायरस, संदेह की न्यूरल फायरिंग, दाहिने हाथ से डरता बायां हाथ, अपने हाथ इच्छा मृत्यु का अभिशाप, ईश्वर की खिल्ली उड़ाता एक नन्हा असुर, सिस्टम को धूल चटाती एक हवा, एक मायावी युद्ध की सिहरन। यह आश्वस्तिकर न रह जाना कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ अपने, बहुसंख्यकता के यूं अनिर्भयकारी हो जाने का अचंभा, एक अदृश्य लेकिन ठोस भय की अनुभूति, नृकेंद्रित एंथ्रोपोसेंट्रिक, नृकेंद्रित विकास का मलाल, आधुनिकता के प्रोजेक्ट की सांसत, किसी नए अनुक्रम के रिहर्सल की थरथरी, स्वतंत्रता के अर्थ का आपद संकुचन, नव उदारवाद की कुटिलता का अनावरण, बाजार के मातम का खौफ, जनतंत्र के पत्तों में लगा युद्ध का रोग, मनुष्यता का सोग, एक राजनीतिक अपराध बोध, एक त्रासद अनिश्चितता, किसी तानाशाह के मूड की तरह अननुमेय, एक निर्मम उद्गार का क्रियान्वयन, एक निष्ठुर उपक्रम की वारदात, गोया कैपिटलिस्ट मंसूबा, सभ्यता रक्षक जेनोसाइड, एक नाजी आइडिया की विनाश लीला, एक रहस्य, एक धोखा, पूंजीवादी संकट के उद्धार की कोई फितरत, अप्रतिरोध्य हाहाकार, सभ्यता की छींक, संस्कृति का बुखार, दरिद्रता जैसी ही कोई मारक, कोई और दरिद्रता जैसी ही मारक कोई और चीज, अध्यात्म के सीने में रिस पड़ा श्रेष्ठता बोध का घाव, पृथ्वी की सांस में गिर पड़ा एक विषाद अणु। तो ये कोरोना वायरस के बारे में था। मैं अपने विद्यार्थी जीवन की एक कविता जो हमारे गुरु राजेंद्र कुमार जी ने छापा था उसे मैं सुनाता हूँ। शुक्रगुजार रहूँगा मैं ताअबद, अन्न खिलाया जिन्होंने विपन्नता में, चाय पिलाई दोस्तों और दुश्मनों का मोहताज रहा मैं। एक गोल सिक्के बगैर बसर किया मैंने माह दर माह, और किसने देखा नहीं होगा कहीं जाने के लिए भटकते हुए मुझे अपनी चाल, विहस कर किसने देखा नहीं होगा। मखौल कहाँ उड़ा नहीं होगा मेरा, नहीं गिरी होगी मेरी जूठन किस दस्तरखान पर। चुकता कर दिया हूँ उधार सारा जिसका कौन वह, ताब ला सका हूँ किसी उस्ताद का किस घड़ी।
अलग कर न दिया गया हूं बटोर से कब, भरे हुए बाजार से न होना किसी इच्छा का ही, किसने पहुंचाया होगा सदमा मुझे इस विराग से अधिक, फिर विस्मृति इतना मुझे किसने संभाला होगा, सपने प्रेम से अधिक किसने दिए होंगे, किसने मेरी लापरवाहियों से की होगी अधिक मेरी परवाह, सबसे ही कम ख्याल रखा मैंने जिस अपनी पत्नी का, किसने अधिक रखा होगा मेरा ख्याल उससे, आहत कौन मेरे पिता इतना हुआ होगा मुझसे, मुफलिसी से अधिक किसने कराया होगा मेरा अपमान, भूख से अधिक किसने तोड़ा होगा मेरा दम्भ, दुख के सिवा किसने उठाया होगा मेरा माथा। अधूरी कविताओं के बारे में अधूरी बात मुझे बार बार घेरती और थकाती हैं मेरी अधूरी कविताएं। इनके अथिर विराम में एक कवि सोया होता है अपनी अपरिमित संभावनाओं के साथ। यह एक असाधारण है, यह एक असाधारण है यह, जाने किस शिला को उलटते ही सूर्य प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता, जाने किस शिला को उलटते ही सूर्य प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता, पाठ में कंपन पैदा करती अपने दूसरे छोर की तरंगों से हिल हिल उठती हैं, कभी अपना एक पांव रचना और जीवन के बाहर रखता है बार बार, और एक कविता खत्म होते ही एक कवि खत्म हो जाता है। मैं जानती हूँ किसी लोकप्रिय पाठ करते हुए कवि को ऐसा कहना अनुचित है, लेकिन ये तो शिकायत आपको हिंदवी की टीम से करनी चाहिए कि उनको एक कवि को 1 घंटे के लिए बुलाना चाहिए, पूरे दिन का सत्र रखना चाहिए। मुझे भी सुनने में बहुत आनंद आएगा और अच्छा लगेगा और पूरे दिन बैठूंगी, लेकिन मेरा अब बस आधे घंटे हैं और हमारे पास 3 कवि हैं सुनने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि इस शोर के बाद मैं एक सुरीली और शांत जलधारा को बुलाने जा रही हूँ। तो गगन जी से जब बात हो रही थी इस शाम के सिलसिले में, तो मैंने कुछ पुरानी कविताओं की मांग रखी, जैसे कि सबसे रखी, जैसे धीरेन्द्र जी से भी पानी कविता की मांग रखी। तो उन्होंने कहा कि मैं इनमें से कुछ पढ़ूंगी, लेकिन इनमें जो ज़्यादा कच्ची लगेगी उनको नहीं पढ़ूंगी। मैं देर तक हैरान रही कि कौन कवि अपनी कविता के बारे में इस निर्मोह से सोचता है कि कच्ची लगी तो नहीं पढ़ूंगी। गगन जी ऐसी ही हैं, बरसों तक कविता पर काम करती हैं, एक भी शब्द अतिरिक्त नहीं होता और कोई पंक्ति आपको भीतर तक चीर देती है, कोई थाम लेती है। बहुत पुरस्कार मिले हैं, संग्रहों के नाम आपको पता है, मैं समय बीच में नहीं लूँगी। गगन जी माफ़ कीजिएगा, मैं वो डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, मैं हम सब आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं। गगन जी इतने इतने बरस चुपचाप बैठे रहो अपने कमरे में, और बाहर निकलो तो बिल्कुल तेल की कढ़ाई में। दिन के दुख अलग थे, दिन के दुख अलग थे, रात के अलग। दिन में उन्हें छिपाना पड़ता था, रात में उनसे छिपना। दिन के दुख अलग थे, रात के अलग। दिन में उन्हें छिपाना पड़ता था, रात में उनसे छिपना। बाढ़ की तरह अचानक आ जाते थे, पूनम हो या अमावस। उसके बाद सिर्फ एक ढेर कूड़े का, किनारे पर अनलिखी मैली पर्ची, उसी से पता चलता आज आए थे वो। खुशी होती बच गए बाल बाल। रातों के दुख मगर अलग थे, बचना उनसे आसान न था।
उन्हें सब पता था भागकर कहाँ जाएगा, जाएगा भी तो यहीं मिलेगा बिस्तर पर सोया हुआ शिकार। न कहीं दलदल न धंसती जाती कोई आवाज़ नींद में, पता भी न चलता किसने खींच लिया पाताल में सोया पैर, किसने सोख ली सारी सांस, कौन कुचल गया सोया हुआ दिल। दुख जो कोंचते थे दिन में वो रात में नहीं, जो रात को रुलाते वो दिन में नहीं। इस तरह लगती थी घात, इस तरह लगती थी घात, दिन रात सीने पर पिघलती थी शिला एक, ढीला होता था जबड़ा पीड़ा में अकड़ा। दिन गया नहीं, आ जाती थी रात, आ जाती थी शिकारी। एक ही कांटा मिला, एक ही चाकू, एक ही कांटा मिला, एक ही चाकू, एक ही दुख छिला लिखत लिखत। कभी आँख सूखी कभी भरे उसमें पानी, बिखरे कई कांच वहाँ चटक चटक। पानियों के बादलों के सूरज के सात रंग, पानियों के बादलों के सूरज के सात रंग, उन्हीं में मरे कोई सात मौतें बिना संग। जीना जी जीना अभी बहुत दिन जीना, 100 रंग अल्लाह के देखें कुछ अपने रंग। जाओ जी जाओ कहीं दूर टहल आओ, जाओ जी जाओ कहीं दूर टहल आओ, कभी तो भूलो रास्ता भटक कहीं आओ। घर ने तो यहीं रहना, पेड़ों ने कहाँ जाना, अच्छा नहीं सपनों का यूं सांस में जम जाना। एक ही सिर मिला, एक ही नींद, आँख खुलते ही गए बिछड़ बिछड़। आपने सड़क पर कभी किसी को जाते हुए देखा होगा कि वो अपने से ही बात करता हुआ जा रहा है। अकेला आदमी चला जा रहा है सड़क पर बुदबुदाता। अकेले आदमी को इस समय कोई परवाह नहीं कौन उसे देखता है क्या सोचता है। अकेला आदमी बहा जा रहा है अपने भीतर की बाढ़ में। उसके आसपास ना दीवारें हैं ना कोई दूसरा। इस समय उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि बदहवास है, साथ चला आता ईश्वर भी। लोग समझते हैं बहुत ही अकेला होगा जो इस तरह अपने से बातें कर रहा है। सिर्फ उसे मालूम है वो अकेला नहीं, कि उसके पीछे पीछे कोई भागा आ रहा है उसकी बात सुनता। और अब ये अंतिम कविता जो सुदीप्ति जी के आदेश से पढ़ रही। एक दिन लौटेगी लड़की, एक दिन लौटेगी लड़की हथेली पर जीभ लेकर। हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ। एक दिन लौटेगी लड़की, फिर धीरे धीरे मुंह उसका आदी हो जाएगा।
कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे, सोचेगी नहीं भूल कर भी अपनी हथेली के बारे, जीभ के बारे में। क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी और इस तरह हर दहशत से परे होगी, या कहें कि दहशत के बीचों बीच लड़की में कुछ नहीं कांपेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ कह सके। सिर्फ कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की। उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी सपने की नाल से अलग, लिथड़ी देह लेकर, उस दिन से बहुत दिनों दूर, हथेली पर जीभ खींच लाए उस दिन से बहुत दिनों दूर। सपने में लड़की झांकेगी अंधे कुएं में, भीतर होगी जिसके अंधी एक और लड़की, आंखें जिसकी देखेंगी जिसे भी अंधा कर देंगी। लड़की सोचेगी जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था वो हो गया, फिर अब भला वो क्या करती है अंधेरे कुएं में बैठी। वो ये सब सोचेगी, मगर सिर्फ सपने में। दिखने में तो बाहर से वो खुश मिजाज होगी, मुंह उसका जुबान बिना आदि, आंखें उसकी दृश्यों से दूर, रंग उसके चेहरे में गड्ड-मड्ड। जुबान के बारे में वो कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं। न जुबान के बारे में, न हथेली के बारे में, न होठों के बारे में। एक दिन लौटेगी लड़की। कुछ लड़कियों के पास घर नहीं होते, वह अपनी देह में लौट जाएगी। एक उम्र के बाद माएँ, पिता ने कहा कितनी कविताओं का नाम लूँ और कितनी कविताओं का अनुरोध करूँ गगन जी, वो सारी की सारी मेरी फेवरेट हैं। आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इन कविताओं को। जब कवि अपने बारे में मुखर नहीं होता है तो शायद हम जैसे लोगों को उसके बारे में बहुत 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 बातें करनी चाहिए और कविताएं पढ़नी चाहिए। अब नरेश जी को बुलाने से पहले मैं एक अपनी हैरानी की बात कहती हूँ, आपसे साझा करती हूँ कि आजकल बहुत चर्चा में होता है कि तकनीकी और हिंदी का संबंध बहुत अधिक। पहले आपको बुलाते हैं। अच्छा, तो मैं आदेश मानते हुए नरेश जी के आदेश को मानते हुए मैं आलोक धनवा जी को बुलाऊंगी और इस अनुरोध के साथ कि भागी हुई लड़कियां सुनाएं। और आलोक जी हम सबके प्रिय कवि हैं और सुनाते भी उतना ही मोहक अंदाज में हैं। और लेकिन मैं ख़ास तौर पर आलोक जी से ये कहूँगी कि वक्तव्य न दें, सिर्फ आलोक जी सिर्फ कविता सुनाएं, वक्तव्य न दें। हमारे पास अब 20 मिनट हैं, तो कविता सुनाइए भागी हुई लड़कियां। और मैं और कुछ नहीं बोलूँगी आलोक जी को बुलाने के। बढ़ सकता है तो बढ़ा लेते हैं। लड़की भागती है जैसे तारों में गुम होती हुई, जैसे फूलों में गुम होती हुई। लड़की भागती है जैसे तारों में गुम होती हुई, फूलों में गुम होती हुई। लड़की भागती है जैसे तारों में गुम होती हुई, फूलों में गुम होती हुई। तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगरमगर स्टेडियम में। ये पीटी उषा ये पहली बार आई और यहाँ किस तरह से उनका विरोध हुआ और उन कपड़ों का विरोध हुआ, उनका विरोध हुआ। तो तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे
जगरमगर स्टेडियम में अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा हो। बहुत अच्छा, सुनो, बहुत अच्छी तरह सुनो, सुनो इसको। जेंडर को ख़त्म करो, जेंडर को ख़त्म करो। देखो दुनिया को, कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, वहाँ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर में लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में, गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। अब यह आखिरी हिस्सा है, देखो इसको। लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार, जर्जर दूल्हों से कितनी धूल उठती है। आईएएस का है यहाँ अभी 3 करोड़ है आईएएस का, 3 करोड़ मिनिमम। लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ 10 करोड़ भी देगा आईएएस का। अब ये देखो, थोड़ा मन को अंदर ले जाओ, कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपने रत जगह और अपनी डायरी में। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपने रत जगह और अपनी डायरी में। सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? बोलो, जवाब दो। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क, ये जो लाल होती है, धूल बिछा दी जाती है, एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी ताकत, अपनी हैसियत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की सारी रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। अब ये देखो, अंतिम पंक्तियां हैं ये। इस पे रवीश जी ने, मैं आभारी हूँ, पब्लिकली कहना चाहता हूँ, रवीश कुमार जो एनडीटीवी के हैं, उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई थी, छोटी अच्छी फिल्म बनाई थी। अब ये है कि आप तुम लोग उतने बच्चे नहीं हो, इन बातों को समझो तुम लोग, कि तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से, और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं। अब ये है, ये हमारे संकलन की करता थी, 98 में वो किताब छपी यहीं दिल्ली में ही। उसके प्रकाशक यहाँ बैठे हैं अशोक माहेश्वरी जी, राजकमल प्रकाशन से। उसके बाद ये कविता जो है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने फेसबुक पर डाला। फेसबुक एक अच्छी जगह है। कुछ लोग जो घृणा करते हैं सोशल मीडिया से, वो नहीं करना चाहिए, वो अभी तक आज़ाद है। बहुत करोगे तो इंटरनेट काट दोगे, लेकिन फिर आना ही पड़ेगा इंटरनेट को। अच्छा,
अचानक तुम आ जाओ। इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास कुछ दिन रहना इस घर में, जो उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें देखने की प्यास है गहरी, तुम्हें सुनने की। कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। कई बार सचमुच लगता है तुम उनमें ही कहीं आ रही हो, कहीं जा रही हो। वही दुबली देह, बारीक चारखाने की सूती साड़ी, कंधे से लटकता झालर वाला झोला और पैरों में चप्पलें, मैं कहता जूते पहने खिलाड़ियों वाले, भाग दौड़ में भरोसे के लायक। तुम्हें भी अपने काम में ज़्यादा मन लगता लौटने पर। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहाँ। पार्थिव मतलब नष्ट हो जाने वाला, ये बुद्ध ने भी कहा, महात्मा बुद्ध ने। सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव। लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव, उनकी ताजगी रहेगी यहीं हवा में। इनसे बनती हैं नई जगहें। एक बार और मिलने के बाद भी, एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। एक बार और मिलने के बाद भी, एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होती। और भूल पाने की लड़ाई के बीच में कौन सी मेरी प्रिय है, ये मैं सोचती हूँ। और फिर नरेश जी की बहुत सारी कविताएं इस बीच में आती हैं, तो मैं यहाँ से आइए। एक कविता है, शायद पढ़ी हुई है सबकी। इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्र नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। ये कविता है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है।
समझता है सबकी मुस्कान सभी की ले तुम्हारे वेद पुराण कुरान अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से है जो है आशा। आशा उन शिशुवत बच्चों से है जो जमीन पर बैठकर खड़े रहकर कविताएं सुनने आए हैं और बैठे हुए। यह कविता है दरवाजा। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। दोस्तों, चंबल एक नदी का नाम। ये महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पासे फेंके यहीं, और संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर पांचों पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसको नंगा होते देखा। ये उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी। चंबल के तट तीर्थ नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन, न मंत्रोच्चार। भयानक भाए भाए सन्नाटा, पूरी कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार क्षत विक्षत कर डाली हो, जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज को कर। चंबल के तट तीर्थ नहीं हैं। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि दरस करे तो रागी होए और परस करे तो बागी होए। और उसके बारे में प्रसिद्ध है, दरस करे तो रागी होए, परस करे तो बागी होए, और करे आचमन मूड सिरा दे, चंबल तो बड़भागी होए। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियां नहीं तैरती, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध और खून से भरी नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती? फिर भी शारदा, सही, क्षिप्रा, कालिंदी, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियां जिनके नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम, और जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रहे हैं। भक्तों के मलमूत्र से वमन, विष्ठा, बलगम से भरकर वे हो गई हैं कुंभिक पाक। लेकिन उसी मलमूत्र, वमन और विष्ठा से दिया जा रहा सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। चंबल पर कब्जे के लिए हुए देवों और दानवों में युद्ध इस कदर, रक्त और चर्म से भरकर वो कहलाई चर्मण्यवती, चर्मवती,
यानी चाम वाली चंबल। आज जबकि अब बाजार आमादा है हर मादा को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है, फिर भी कल्याणी, सिंधु और जाह्नवी, भागीरथी, सोनरेखा, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। वो विद्या और बुद्धि की नदी तो शायद शर्म से ही धरती में समा गई, अब गोया अपनी कब्र में ही बहती होगी। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, कुसुमा नायन, गुल्लो बेड़िन। फूल, कुसुम और गुल, लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को झोंटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, फूलों को नंगा नहीं किया जाता। उनके कोमल अंगों में मिर्ची भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे डायने हैं। शिशुओं के नर्म कलेजे चाट चाट कर खाती हैं। वे ही लाती हैं बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्भाग्य, मुकदमे वे ही हरवाती हैं। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में, और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए। गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर, और सभी जन काकर, पाथर, चिड़ई, कुकुर, भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ओझा, लो इनने स्वयं कबूला अपना डायन होना, अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती है। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़िन ने जब देखा कि पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते बस नचने वाली बैरागिन थी। कैसी दागी कैसी बागी, कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से, और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख नहीं, अभिलेखों में उल्लेख। पुलिस का कहना है कि वदंती है आज भी, किंतु गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहां गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गईं बिवाइयाँ, ओंठों पर पपड़ियाँ, चेहरे पर झाइयाँ, बाल जटा जूट, नींद से भरी आंखें लाल और झुलसी हुई खाल, इस तरह जब उनकी सारी कोमलता को कर दिया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये हैं दस्य सुंदरियां। कुत्तों और सियारों के रोने की आवाजों में उनकी रोने की आवाज। तेज आंधियों में चट्टानों से टकरा चंबल के पानी में होती है उनके होने की आवाज। पछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज, और पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज। और जब किसी दिशा से चलती नहीं हवाएं, होता साए साए, तब लोग समझ लेते हैं ये उनके मर जाने की आवाज। गर्दन तक चलती हुई छुरी की खिस खिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन फूलों ने अपनी पनहियों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को, और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चिथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते हुए कहीं तुम अपने घर तक ही न पहुंच जाओ और देखो कि चंबल वहीं से निकल चुकी है, या बस निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है। जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगह सिमटना शुरू हो जाती हैं।
अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन और पवित्र अंधकार में। लेकिन एक शाम जब गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हाँकी जा रही थीं, 3 बहनें निकलीं घर से बाहर तालाब में डूबने। तो बड़की बोली कि पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबते हुए देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली, जिज्जी तुम नहीं रहोगी तो अकेले मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मझली ने छुटकी को चिपटा लिया, बोली हम तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। छुटकी बोली, मझली जब तेरे कमर तक पानी आएगा मेरे तो सिर तक आ जाएगा, एक साथ कैसे डूबेंगी। मछली के आंसू आ गए। उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली, मछली तुझे तो तैरना आता है, तू कैसे डूबेगी। मैं गले में पत्थर बांध लूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं, तो मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर, लेकिन चुनरी हट जाएगी तो तुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, मछली ने कहा, लाशों को कोई शर्म नहीं आती। दोस्तों, कविता ख़त्म नहीं हुई है, वक्त ख़त्म हुआ है। कविता जितनी सुनाई है उससे दुगनी और तिगनी अभी मेरे पास है। आप लोगों ने इतनी लंबी कविता इतने धीरज से बैठकर सुनी और एक भी उठकर नहीं गया। मैं देख रहा था गौर से। उसके लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। एक आखिरी कविता। वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, वरना ढोल पीटना व्यर्थ होता है। वक्त होता है जब नंगा होना धर्म होता है, और तब कपड़ों से बाहर आ जाने वाला नहीं, कपड़ों के भीतर घुसा रहने वाला ज़्यादा बेशर्म होता है। वक्त होता है, और जैसा वो बुजुर्ग कवि कह गया है कि उस वक्त जो आँख से टपकता है वो पानी नहीं, रक्त होता है। दोस्तों, अगर कुछ कर गुजरना हो तो उसके लिए ऐसा वक्त तो हर वक्त होता है। वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है। धन्यवाद।